वो पिक्चर बनाई थी, एक वेस्ट कोट पहना हुआ था बंदा और उसका वो पिक्चर अच्छी थी लेकिन मुझे ना वो मिली नहीं। फ़ोन चेंज करने के बाद जो ना सारा मटेरियल मेरा एक तो उड़ा हुआ है। डॉक्टर लुब्ना से उन्होंने बनाई थी, ठीक है। तो ये जो आपका डिस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम होता है ना, इसका ये ट्रायड होता है जिसमें होता है आपकी इम्यूनोडेफिशिएंसी होती है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और एक्जिमा होता है, ठीक है। एक्जिमा तो इधर है और इम्यूनोडेफिशिएंसी जो है उस इन्फेक्शंस हो रहे हैं, ठीक। साइटोपेनिया उन्होंने बोला हुआ है। जो इधर रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं वो नीचे ऑप्शंस में से किस में होते हैं और बताएं मुझे। इनमें से आईजीए जो है आईजीए डिफिशिएंसी। यस, यस आईजीए में। आईजीए में भी ना आपकी जो ये हो रहा है रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बिल्कुल। लेकिन इन्होंने पूरा पूरा जो ना ट्राइएड दिया हुआ है आपका विस्कोटल राइज का सिंड्रोम। सो अच्छा 122 है डीओसी फॉर ट्राइकोमिनासिस मेट्रोनिडाजोल। जो आपका ये ट्राइकोमिनास वेजिनालिस डीज में आता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन। तो आपने ना बोथ पार्टनर्स को मेट्रोनिडाजोल मेट्रोन और सर हमसे पूछते थे कि वेजाइना जो बैक्टीरियल वेजिनोसिस होती है ट्राइकोमोनास में, तो आपने ट्राइकोमोनास में देनी होती है। जो बीवी है ना तो उसमें सिर्फ बीवी को देना होता है बैक्टीरियल वेजिनोसिस। ये एसटीडीज में आ जाता है तो इसमें आपने मेल सेक्स पार्टनर को जो है ना वो देना है मेट्रोनिडाजोल भी, ठीक है। 123 है इफ एल्वियुलर वेंटिलेशन डबल्स द CO2 प्रोडक्शन, ठीक है। देन एट्रियल PCO2 इज हाफ्ड। अच्छा ये कॉन्सेप्ट ना हम बार बार पढ़ते हैं, अगर किसी को ये स्टेम पकड़ी गई है या समझ आई है तो वो मुझे बताए। कोई मुझे बताएगा ये क्वेश्चन क्या करना चाह रही है। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, बार बार पढ़ा हुआ है और ये मैंने अभी भी पढ़ाया आपको, अभी भी बताया है। स्टेम चेक करें आप, कॉन्सेप्ट सेम है, स्टेम चेंज है। किसी को नहीं समझ आई? अच्छा इसमें वो पूछ रहे हैं कि एल्वियुलर वेंटिलेशन ज़्यादा हो गई है। वेंटिलेशन इंक्रीज का मतलब है कि आपने CO2 को वॉश आउट करना है, ठीक है। जितनी वेंटिलेशन इंक्रीज हुई है तो CO2 आपका वॉश आउट होगा। उसकी प्रोडक्शन तो सेम है, वॉश आउट ज़्यादा हो रहा है। अगर वो डबल वॉश आउट हो रहा है तो उसकी जो प्रेजेंट होगा वो फिर हाफ हो जाएगी ना, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन तो उतनी है। तो ये हाइपर वेंटिलेशन जो आपका CO2 डिक्रीज करता है ना, तो इधर उन्होंने बता दिया कि डबल की हमने वेंटिलेशन तो जो है CO2 प्रोड्यूस लेकिन सेम हो रहा है, उसकी प्रोडक्शन नहीं इंक्रीज हुई, ठीक है। तो फिर वो वॉश आउट हो जाएगा और वो जो उसका प्रेजेंट होगी वो आर्टीरियल में तो वो हाफ हो जाएगी उसकी, ठीक है। और इसका एक और ये सिनेरियो होता है कि अगर प्रोडक्शन को जो है ना आप डबल कर दो, वेंटिलेशन कांस्टेंट कर दो, तो PCO2 जो है आपका वो डबल हो जाएगा आर्टीरियल ब्लड में। इस तरह से वेंटिलेशन डबल कर दो, बहुत ज़्यादा वेंटिलेट कर रहा है तो आपका वॉश आउट हो रहा है PCO2, तो आपका आर्टीरियल ब्लड में जो है वो हाफ हो जाएगी उसकी प्रेजेंस, ठीक है। वेंटिलेशन इंक्रीज करने का मतलब होता है हाइपर वेंटिलेशन। अब समझ आया? मैम ये सेकंड वाला रिपीट कर दें, अगर ठीक है, प्रोडक्शन डबल करेंगे तो। हाँ वो मैं बताती हूँ आप लोगों को, ये वैसे कॉन्सेप्ट मैम समझ ये आ डबल वाला पॉइंट दोबारा बता दो। मैं बता रही हूँ ये समझ आया जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं? जी जी। ठीक है अब मैं आपको बताती हूँ। ज़्यादा हो रही है PCO2 की, ठीक है, प्रोड्यूस वो ज़्यादा हो रहा है, प्रोड्यूस वो ज़्यादा लेकिन वेंटिलेट नहीं कर रहा पेशेंट। जब भी आपका PCO2 ज़्यादा होता है तो हाइपर वेंटिलेशन खुद ही हो जाती है। लेकिन इन्होंने एक सिचुएशन दी हुई है कि प्रोडक्शन उसकी डबल कर दी, वेंटिलेशन जो है वो कांस्टेंट है। जितने रेट पे वो पहले PCO2 करेगा तो वो तो बिल्डअप होती जाएगी ना आपके आर्टीरियल ब्लड में, तो वो डबल हो जाएगी PCO2 की अमाउंट पहले की निस्बत आर्टीरियल ब्लड में, क्वांटिटी जो उसकी, ठीक है। ये पूरा कॉन्सेप्ट इसमें वही है। स्टेम देखिए इन्होंने कितनी घुमाई है, ठीक है। और स्टेम से अब घुमाते हैं या ये ऑप्शन चेंज करते थे, इसलिए जो है ना आप लोगों का वैसे MCQs करने का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है आप लोगों का। प्रैक्टिस करते हैं आप लोग MCQs? 18 तो रही हूँ, 18 आप लोग चाहे ना करो, उसके अलावा अपनी स्पेशलिटी की या जो है 16 कर लो या अपनी स्पेशलिटी के 1 to 15 जैसे हैं वो सारी प्रैक्टिस करो MCQs की, ठीक है। अगर आपको जो है बिल्कुल ठीक है। और MCQs इस तरह करते हो ना जैसे मैं करवा रही हूँ, थोड़ा सा उसको समझ के, मतलब याद तो नहीं होते MCQs ना, याद तो नहीं करने आप लोगों ने, समझ के कर रहे हो ना आप लोग अंडर MCQs, ठीक है। थोड़ा थोड़ा रट्टा भी चाहिए होता है वो जो टेबल्स वगैरह है।
अच्छा, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। टोटल आयरन कंटेंट इन अडल्ट फीमेल। फीमेल में जो रेंज कभी कभी दी होती है ना, वो 2 to 4 भी दी, 2 to 3 या 2 to 3 दी होती है, ठीक है। 4 भी वैसे, लेकिन 2 to 3 जो है फीमेल में दी होती है और 6 मेल में। तो यहाँ पे जो है आपने 2 चूज़ करना है, 3 भी नहीं चूज़ करना। टोटल आयरन कंटेंट इन अडल्ट फीमेल 2, और जो है मेल में वो 6। और जो 3 to 5 तो ग्राम, तो मेरे ख्याल वो मेंस्ट्रुएशन ब्लड में लॉस हो जाती है। तो जो टोटल आयरन कंटेंट अडल्ट फीमेल में होती है वो आपकी 2 ग्राम होती है, और मेल में जब आप 125 है। फीमेल विद स्वेयर abdominal पेन डायग्नोज एज acute biliary colic given more analgesics, but additional beside morphine will provide good analgesic relief। अच्छा, इसका है हाइसिन बुटाइलब्रोमाइड। ये स्पाज्मोलिटिक होती है आपकी, ठीक है। अब इसको इस तरह याद रखो, जब भी ये या कोलिलिथेसिस के पेशेंट यार में आते ही हाई हाई मचा देते हैं ना, तो हायोसिन ब्यूटाइलब्रोमाइड, ठीक है, हाई हाई से हायोसिन, ये आपकी जो है ना स्पाज्मोलिटिक होती है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन है, ड्रग यूज फॉर एब्डोमिनल पेन एंड बिलरी कॉलिक हायोसिन, ड्रग यूज फॉर एक्यूट पेनक्रेटाइटिस मॉर्फिन। अच्छा, पैथेडीन का एक और एमसीक्यूज आता है कि आपकी ये नॉर्मल डोज में ही टैकीकार्डिया टैकीकार्डिया। करवा रहा होता है। यस, बिल्कुल, ये अपने नॉर्मल डोज में टैकीकार्डिया करवा रहा होता है। तो पेनक्रेटाइटिस है तो अपने पैथेडीन को चूज करना है ओवर मॉर्फिन। ड्रग यूज फॉर पोस्ट ऑपरेटिव, तो उसमें कीटोरोलैक जो है वो ग्रेटर देन पैथेडीन है पोस्ट ऑप में। ड्रग यूज फॉर पोस्ट ऑपरेटिव इन एस्थमेटिक में आपने पैथेडीन ही करना है, ठीक है, उसमें आपने कीटोरोलैक नहीं करना, उसमें आपने पैथेडीन नहीं करना। हाइड्रोक्सीन ब्रोमाइड जो होती है ना, वो बेसिकली सिक्रीशंस को बंद करती है या कम करती है। ये पैलिएटिव में भी ये यूज होती है फॉर डिक्रीज ऑफ सिक्रीशंस। ये जो है ना ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये स्कोपोलिन से भी आती है और ये बस्कोपेन से भी नाम नहीं से मैम, आती है। हायोसिन ब्रोमाइड। ठीक है, ओके, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये वाली दूसरी है, ठीक है, ये हायसिन ये ब्रोमाइड। फ्लैप 1 में क्वेश्चन ओके पैलिएटिव ओके केयर में ओके इसलिए मुझे ओके याद है। ओके ओके, मुझे लगा आप इस ड्रग का कह रहे हो, ठीक है, ये फ्रेंड जो आप बता रहे हो, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक बता रहे हो गए, थैंक यू। और ये जो आपकी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये आपके पास 126, a patient has very tender swelling with yellow discharge which cell will be seen। जब भी आपके एक्यूट इन्फेक्शन होते हैं ना, आपको वहाँ पे आपको न्यूट्रोफिल्स मिल जाते हैं, स्पेशली ये पस वगैरह में, ठीक है, आपको न्यूट्रोफिल्स मिलता है एक्यूट इन्फेक्शन में। नैरोस्ट पॉइंट इन पीडियाट्रिक केयर वे क्रिकोइड, ये आपका रफ़ी में भी लिखा हुआ है और अपने नसीम शेरजाद में भी फर्स्ट सेकंड पेज पे लिखा हुआ है। जो आपका नैरोस्ट पॉइंट है इन पीडियाट्रिक केयर वे, वो आपका क्रिकोइड होता है। 128 है, स्टैब वुंड एट लेफ्ट फिफ्थ आईसीएस जस्ट लेटरल टू स्टर्नम स्ट्रक्चर डैमेज विल बी पेरिकार्डियम। आप ये हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। जो आपका सिक्स इंटरकार्डियल इंटरकोस्टल स्पेस है, उसमें आपकी सिक्स में आईवीसी होती है, और जो सिक्स इंटरकोस्टल जो आपकी कार्टिलेज है, उसमें आपकी राइट राइट एट्रियम एट्रियम। होती है, बिल्कुल। और फिफ्थ आईसीएस में जो है ना आपका पेरिकार्डियम होता है। अच्छा, 129 है, निसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन आर ई आर। देख लो, ग्रेन्यूल्स हैं तो ग्रेन्यूलर में ही प्रेजेंट होंगे, तो वो आपके रफ इसलिए होता है कि उसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो ग्रेन्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अच्छा, तो एब्सेंट किस में होते हैं ये? एक्सॉन लिखो। एक्सॉन बिल्कुल, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, कुछ चीज़ें रट्टे के लिए होती है और कुछ समझ के करनी, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, सही कह रही हैं आप। लेकिन कॉन्सेप्ट पे भी काफ़ी फोकस किया होता है इन्होंने, ठीक है, तो ये समझ के भी पढ़ना, ठीक है। ये क्या हुआ? ओके, 120, अच्छा 129 हो गया। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं 130। An young man has liver enlargement and splenomegaly. His ALT 256, AST 300. His serum ceruloplasmin was low. What finding? Fisher ring। अच्छा, सिरोप्लाज्मिन लो विल्सन्स कितनी डिजीज। विल्सन्स डिजीज है, क्यों क्यों लो होती है? अच्छा, बता दें मुझे, सिरोप्लाज्मिन लो क्यों होती मैम ये कॉपर क्यूमुलेटिव डिजीज होता है ना, तो इसमें है? वो सेरोप्लाज्मिन ऑलमोस्ट सारी यूज ही कर लेता है। वो सारी सिरोप्लाज्मिन को यूज कर लेता है, तो उसका, अच्छा, और वो आपकी आईज में एक ब्राउन सी वो रिंग बन जाती है, तो उसको कहते हैं काइशर फिश। 30, हाँ, 131 है, स्टूडेंट एग्जामिनिंग अ स्लाइड विजुअलाइज अ ट्यूमर protein which connects cells together is missing, protein is
फाइब्रोनेक्टिन। अच्छा, जो आपको फाइब्रोनेक्टिन है ना, यही जो है ना एडहीजन करवा रही होती है, ठीक है। ये वैसे आपके जो है ना माइग्रेशन और डिफरेंशिएशन, जो सेल टू सेल एडहीजन करवा रही होती है ना, वो आपकी फाइब्रोनेक्टिन करवाती है, ठीक है। वो एब्सेंट हो जाती है तो उसके बाद जो आपके यूजुअली जो आपकी जो एडहीजन अगर ख़त्म हो जाए ना, तो प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा एडहीजन खत्म हो जाए, तो आई थिंक ये मेटाप्लेसिया ऐसा कुछ है, एक एमसीक्यू भी है, वो हम देखेंगे, वो हम आगे कहीं पे होगा शायद। तो लेकिन ये जो है ना सेल टू सेल एडहीजन खत्म हो जाती है फाइब्रोनेक्टिन की वजह से, वो मिसिंग होती है आपकी, ठीक है। वो हो तो वो एडहीजन भी करा रही होती है, माइग्रेशन भी और डिफरेंशिएशन भी। 130 पेशेंट हैज़ वीकनेस एंड dysphagia, fatigue and low age, MCV 68 and MUSH 28। What is- ये तो HB6 एम का हाइपोक्रोमिक जो है आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो इसमें डिस्फेजिया दिया हुआ है। अच्छा, डिस्फेजिया प्लस आईडी हो तो कौन सी डिजीज होती है? लैरेंस का ये Plummer Benson. यस। दो। हेलो डॉक्टर रूच, चलिए। आप जाग रही हैं? जी बिल्कुल जाग रही हूँ। ओके। अच्छा, 133 है, पार्ट ऑफ लिवेटर एन आई दैट स्लिंग्स अराउंड द एनस। अच्छा, जो आपका लिवेटर एन आई है ना, तो उसमें प्यूबर रेक्टाइलिस जो है ना, उसका नॉर्मली वो स्लिंग्स होता है कि उसके टू ओपनिंग्स उन्होंने दी होती हैं, सॉरी दी होती हैं, दो टू ओपनिंग उसमें होती है, एक जो है आपकी उसके लिए रेक्टम के लिए होती है, और दूसरी जो है ना आपके जेनिटोयूरल और सारे होते हैं ना, यूरिनरी ऑर्गन सारे जो होती है, ठीक है। तो सामने से तो ये इस तरह ही दिखता है आपका, ठीक है, ट्यूबराइटिस, लेकिन ये राउंड जो ना स्लिंग क्या होता है, इस तरह से शो हो रहा होता है, ठीक है। तो उसका एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। ये स्लिंग राउंड क्या होता है? रेक्टम, एनस। तो ये आपका प्यूबोरेक्टाइलिस होता है। मैंने स्लाइड चेंज की, ओके। फाइबर्स ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन आर डिकेसेड मेडुला। मेडुला में मोस्टली आपके जो है ना पाथ है, सारा कुछ डिकेसेट आपका ना मेडुला में हो रहा होता है। pyramids में, हाँ जी, in the pyramids, medullary pyramid. जी बिल्कुल। अच्छा, 135 है, पेशेंट प्रेजेंटेड विद स्पेयर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ओके। बीपी वाज 190 110 एंड हाइपोकलीमिया ड्यू टू इंक्रीज एल्डोस्टेरोन लेवल्स। अच्छा, मैं फिर आपको पूछती हूँ वो सिंड्रोम आप लोगों से जो कि प्रेगनेंसी में हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से होता है। फैमिली हिस्ट्री भी होती है उसकी, और उसमें एल्डोस्टेरोन आपका ज़्यादा होता है, तो यस, डॉक्टर लीना हमेशा सबसे पहले उसका आंसर देती है, इनको याद है वो। बिल्कुल 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 डॉक्टर फयाज। डॉक्टर 136 है, 70 years old man with renal transplant 2 years back now presented with complicated pneumonia। फिर हमारे पास पोटेशियम भी रेज होता है ना गैलेट्स में। ओ नहीं, रेज में अलर्ट में जो ना वो लोअर वो हाइपोक्लीमिक होता, 3.5 दी हुई थी ना लोअर, क्या रेज नहीं होता। एल्डोस्टेरोन हाई पोटेशियम रेज नहीं करवाता, थ्रो ही करवाता है, एक्सपेल ही करवाता है। उसमें भी उसकी 3.5 दी हुई थी, नॉर्मल आपकी 5.5 आई थिंक कुछ दी हुई थी, ठीक है। तो वो एल्डोस्टेरोन ही एक्चुअली होती है उसकी म्यूटेशन, तो इसलिए इसमें जो है एक तो रिनल ट्रांसप्लांट का ओल्ड एज दी हुई है, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स दिया हुआ है, ठीक है। ये हम लोगों ने तब भी किया था, न्यूमोसिस्टिक जिरुवेशी, जे से जिरुवेशी, इसमें बहुत ज़रूरत होती है, ये एंटीबायोटिक्स को बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता है। और तीसरा इसमें जो मेन वर्ड है जो किसी और में बोट शेप्ड सिस्ट, ठीक है। जो बोट शेप होता है वो आपका न्यूमोसिस्टिक जिरुवेशी ही होता है, और साथ जो है ना ये रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स भी होता है। 137 है, रिगार्डिंग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड कोर ट्रांसपोर्ट। तो ये कैरियर डिपेंडेंट होता है, फैसिलिटेशन आपको पता है कि उसको फैसिलिटेट करने के लिए जो है कैरियर होना चाहिए। तो इसमें जो है एक और एमसीक्यू आता है कि इसमें जो है ना आपका वी मैक्स जो है मैक्सिमम किस में होता है, तो मैक्सिमम फैसिलिटेड में। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं कि ग्लूकोज प्लेसेंटा किस तरह से करता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। Facilitated. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल सिंपल डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड से ही करता है प्लेसेंटा को, लेकिन इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब किस तरह हो रहा होता है ग्लूकोज? सेकेंड Active glued से, ग्रुप से glued to. हाँ, सेकेंडरी एक्टिव ना, डॉक्टर उरूसा ने आई थिंक या डॉक्टर मिशी ने पहले बताया था
रोटेशन है शायद सबसे पहले तो, हाँ बिल्कुल सेकेंड ग्लू 2 भी, और जो आपका ना सेकेंडरी एक्टिव से, ठीक है, 2 जगह पे, एक आपके किडनीज में और आपके इंटेस्टाइन में सेकेंडरी एक्टिव होता है ग्लूकोज, बाकी हर जगह जो है ना ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से हो रहा होता है। तो क्वेश्चन क्या होता है उन्होंने हमेशा, या प्लेसेंटा का क्या होता है, या ग्लूकोज के लिए, या इंटेस्टाइन ऑप्शन। 138 है द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस होती है। जो आपका हिपोकैम्पस है वो आपका जो है ना, अच्छा ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल एक एमसीक्यू है उधर। अच्छा जो आपका हिपोकैम्पस होता है वो मेमोरी, अगर उसका डैमेज हो तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होती है ना आपकी, क्योंकि उसको पुरानी बातें याद होती हैं, तो उसका ना शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। तो लेकिन हिपोकैम्पस ही है जो आपके ना प्रोटीन लॉन्ग टर्म मेमोरी भी बनाता है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस से जो आप, जी डॉक्टर बिनिश, बट मैम लॉन्ग टर्म मेमोरी में आई थिंक टेम्पोरल लोब होता है ना इन्वॉल्व्ड। अमेगडाला वगैरह लिम्बिक वाला वो होते हैं बिल्कुल होते हैं, लेकिन जो आपका हिपोकैम्पस है ना वही प्रोटीन सिंथेसिस है, उसको लॉन्ग टर्म कन्वर्ट कर रहा होता है। मैम अब यही कंफ्यूजिंग है क्योंकि जब मैंने रफ़ी में पढ़ा था ना तो रफ़ी में बहुत ज्यादा ये कंफ्यूजिंग लिखा हुआ था रिगार्डिंग मेमोरी हाँ लॉस, कहीं पे टेम्पोरल लिखा हुआ था, कहीं पे फिर नीचे क्योंकि जाके उन्होंने लिम्बिक कर दिया, फिर नीचे जाके उन्होंने हाइपोकैम्पस कर दिया। लिम्बिक सिस्टम ये तो है ही, मतलब इट्स ऑल वन, हाइपोकैम्पस भी आपके लिम्बिक सिस्टम में ही आता है। जी, बिल्कुल। अच्छा इसका नाम ये होता है, रफ़ी का मसला पता है क्या है, कि रफ़ी ने क्वेश्चन दिया होता है और सामने उसका जो राइट आंसर है, ठीक है, उसमें आपको नहीं पता क्या ऑप्शन आए थे एमसीक्यू में, क्या नहीं आए थे, ठीक है, तो इसलिए उससे हमेशा जो है ना कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है रफ़ी पढ़ने से सिर्फ। तो आप डबल ए जो है वो आपको सीक्वेंस डबल ए और एस के ही बताते हैं, सीक्वेंस जो होता है आपको के। और आप जब मैंने 1 to 15 पढ़ी थी तो मुझे पता था रफ़ी में ये क्वेश्चन बाकी ऑप्शन क्या थे, जब मैंने 1 to 15 की, और डबल ए भी मैंने कंप्लीट की है कि एमसीक्यू क्या हुआ था। तो फिर आपको पता चल रहा होता है कि ये इसमें क्यों लिखा हुआ है और इसका जो है बाकी ऑप्शंस क्या थे इस एमसीक्यू, क्योंकि वो आपके पास पेपर्स ही होते हैं उसमें भी, ठीक है। तो ये मैं आपको जो सीक्वेंस लिखा हुआ है ना आपका डबल ए में वो ठीक है के लिए, लेकिन जो है ना प्रोटीन सिंथेसिस से लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट आपका हिपोकैम्पस ही होके होती है, वो आपके वो वाले सिस्टम सारे आ जाते हैं, लेकिन जो आपका हिपोकैम्पस है प्रोटीन सिंथेसिस लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना भी इसी का फंक्शन है हिपोकैम्पस का, ठीक पॉइंट बता रही हूँ, बाकी ठीक है डबल ए वाला जो आप लोगों ने लॉन्ग टर्म में भी हिपोकैम्पस हम चूज करेंगे, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस है, और शॉर्ट टर्म में भी यही चूज करेंगे। नहीं लॉन्ग टर्म चूज करेंगे जो वो है मैगडला ग्रेटर देन लिम्बिक ग्रेटर देन मैगडला ऐसे करके कुछ जो है, ठीक है, वही जी चूज करेंगे। मैं इसका फंक्शन है, ये स्टोर इसकी होती जी है लॉन्ग टर्म हिपोकैम्पस, लेकिन ये कन्वर्ट यही कर हिपोकैम्पस ही कर रहा होता है, ठीक। ठीक है, थैंक यू। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में आप यूज करना है, लेकिन ये एक बन जाती है क्योंकि हिपोकैम्पस ही तो आपकी प्रोटीन सिंथेसिस करा रहा होता है। अच्छा 139 है पेशेंट डेवलप नेजल कंजेशन रनी नोज इचिंग एवरी ईयर इन अप्रैल ऑन बायोप्सी नेजल म्यूकोसा विल शोज डीग्रेनुलेशन। नहीं तो मैडम रेट्रोग्रेड एमनीशिया में फिर हम लोग हाइपोकैम्पस चूज करेंगे और एंट्रोग्रेड एमनीशिया में हम लोग एमिगडाला चूज करेंगे या टेम्पोरल लोब चूज करेंगे। टेम्पोरल तो बिल्कुल भी नहीं करना, वो लिम्बिक सिस्टम और मेंटल वगैरह है इसमें। हाँ आपने ठीक। चूज करने सीक्वेंस वही है, मैं बस एक आया हिपोकैम्पस का सीक्वेंस वही, बॉटम में हिपोकैम्पस और लॉन्ग में वही, ठीक है, लेकिन मैं ठीक ये है। वो मैं आपको जो ना उसका पीछे का वो बस एक चीज बताइए, स्टोर हिपोकैम्पस में इसने सिर्फ वो जो शॉर्ट टर्म इसमें आ रही होती है ना, इसने उसको कन्वर्ट प्रोटीन सिंथेसिस से कन्वर्ट की वो में हो रही होती है आपके लिम्बिक में। 39 पेशेंट डेवलप्स nasal congestion, runny nose, itching, and biopsy nasal mucosa will shows ये जो सीजनल चेंजेस से आपका जो एस्थमा या जो है वो एलर्जीज हो रही होती हैं वो आपके मासल से हो रही होती हैं, क्योंकि वही प्रोसेस उसका मासल डिग्रेनुलेशन होती है, हिस्टामिन रिलीज होता है और आपके जो है सारे सिम्टम्स आते हैं, एलर्जेंस जो हैं वो एक्टिवेट कर देते हैं मासल्स को। 140 है एवी नोड ब्लड सप्लाई बाय आरसी है, जो आपकी आरसी है ना वो सारे आपके उसको हार्ट के सिस्टम, मतलब कि आपके एवीएस से सबको मोस्टली आपकी आरसी सप्लाई कर देते हैं, लेकिन जो आपका राइट बंडल ब्रांच है ना उसको एलसीए कर रही होती है, लेफ्ट सर वो कार्डियक, ठीक है। अच्छा 141 है 62 years old पेशेंट ऑफ congestive heart failure presented with dyspnea and mechanism of pulmonary edema in case of CHF in which of the, पता है हार्ट जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से होता है, जब भी वो हार्ट डिजीज नहीं होना चाहता, प्रोटीन दी हो तो लो, हार्ट डिजीज दी हो तो आप जो है ना आराम से इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक
इधर उन्होंने पूरा लिखा हुआ है इंक्रीज मैंने केवल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो आप चूज कर लो। 142 है ओल्ड एज डायबिटिक पेशेंट हैविंग मल्टीपल एब्सेसिस सेल रीच इन्फ्लेमेशन एरिया बाय पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स। ठीक है, ये डिफरेंट स्टेम्स के साथ आ रहा होता है, कभी लिम्फ के साथ लिम्फ वो कभी लेकिन इसमें जो है ये याद रखो, जो आपके लिम्फो सपोर्टिव लिम्फ लिम्फ इन्फ्लेमेटरी सेल्स है ना, वो इन्फ्लेमेशन तक जो है ना आपके पोस्ट कैपिलरी। 143 है स्टूडेंट सेम आ गया, एडहेजन नहीं है तो मिसिंग आपकी फाइब्रोनेक्टिन होती है। 144 है फ्लोरोफेस्टिबुलर फोसा फॉर्म बाय स्केम एंड प्यूबिस, ये देखें आप। ठीक है, फ्लोर है उसका जिसकी तरफ है प्यूबिस भी है। ठीक है, ग्रेन भी स्केम है, वो इलियम है, सॉरी इलियम स्केम और प्यूबिस। तो फ्लोर जो नीचे वाला है वो सॉरी स्केम से है। ठीक है, वो रूफ है आपका इलियम वाला, तो फ्लोर जो नीचे वाले में आपके प्यूबिस और स्केम। 145 है इन क्वेश्चन देयर इज प्रोटेक्शन सी। मतलब ये मैंने इतने क्वेश्चन करके एमसीक्यूज ना पहले कभी नहीं लिखे, ये फॉर में देखे मैंने, इससे पहले इतने ज़्यादा नहीं आते थे। 10 years boy came in OPD with injury to box lesion which of the following occur। रेडियल आर्टरी की हम प्रेजेंट होते हैं। द मेन कंटेंट ऑफ द एनाटॉमिकल स्नफ आर्टरी सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व एंड द केफेलिक वेन। अच्छा, ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो आपका ग्लूकोज है उसको उसको जो ग्लाइकोजन में जो कन्वर्ट करवा रहा होता है वो इंसुलिन करवा रहा होता है, ग्लूकोज को कम, तो वो उसकी ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा देता है। काम होता है इसका, मेन फंक्शन ग्लूकोज को कम करना है। 148 है रीनल प्लाज्मा फ्लो, पीएच जो है आपका वो सॉरी रीनल का वो पीएच से होता है। ठीक है, लेकिन जो जीएफआर है उसमें आपका फिर जो है डिफरेंट ऑप्शन आता है। जीएफआर मेजर्ड अगर कहेंगे तो आपने इन्यूलिन करना है, और अगर एस्टिमेटेड या क्लिनिकली कहेंगे तो फिर आपने क्रेट करना है, क्रेटिनिन करना है। 149 है ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सीएलडी पेंटाजोसिन, पैरासीटामोल भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, लेकिन वो फिर भी आप दे सकते हो। हेपेटिक एनकेफ तो वो बिल्कुल एब्सोल्यूट है, लेकिन फिर भी आप नॉल दे सकते हो। अगर पेंटाजोसिन जो है ना वो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है तो इसका सीक्वेंस ये है, डी इज ग्रेटर देन सी। अपोप्टोसिस इज इंड्यूस्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेसिस। ठीक है, जो कैस्पेसिस ये बहुत लंबा पाथ है, ज़रूरत नहीं है करने की, बस आप ये याद रखो अपोप्टोसिस जो है ना इन्वॉल्व कर होता है आपके कैस्पेसिस एक्टिवेट प्रोसेस स्टार्ट होता है। 151 है 500 पेशेंट्स एक्सपोज टू स्मोकिंग वर्सेस अदर सब्जेक्ट्स आर नॉट विच टाइप ऑफ स्टडी। मतलब इन्होंने ये सिर्फ रिस्क फैक्टर का बताया है स्मोकिंग का, कि 500 एक्सपोज हुए और 500 बाकी के जो थे वो नहीं हुए, तो ये आपका रिस्क फैक्टर वर्सेस नॉन रिस्क फैक्टर है, तो ये आपकी कोहॉर्ट स्टडीज होती है। केस कंट्रोल में ये होता है डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज। ठीक है, इतने को डिजीज है इतनों को नहीं है, डिजीज को डिजीज से वो कर रहे होते हैं। और क्रॉस सेक्शनल में डिजीज वर्सेस रिस्क फैक्टर होता है, इतनों को रिस्क फैक्टर दिया फिर डिजीज हुई, इतनों में नहीं हुई। ठीक है, केस कंट्रोल डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज, कोहॉर्ट जो है रिस्क फैक्टर वर्सेस नॉन रिस्क फैक्टर, और सेक्शनल होता है जो आपकी ये डिजीज वर्सेस रिस्क। अच्छा, 152 है स्टैंडर्ड डेविएशन अकर वेरिएबिलिटी अमंग इंडिविजुअल वैल्यूज। स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन से आप याद रखो कि उसकी कितनी रेंज है, कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी वेरिएबिलिटी है। ठीक है, वो सारी आप स्टैंडर्ड डेविएशन। 153 है बॉय कंटिन्यूसली फेलिंग इन एग्जाम, ही इज डूइंग एंगर टू हिज पेरेंट्स, दिस टाइप ऑफ डिफेंस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कहेंगे गुस्सा कहीं पे निकाल रहा है बच्चा, तो ये डिस्प्लेसमेंट होती है, अपना ग्रीफ और एंगर जो है ना वो इस तरह से निकालते हैं। CD मीन क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, ये जो CD 19 20 ये सारे ना क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन होते हैं। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि CD 34 किसका होता है? क्या CD 34 किसके लिए यूज होता है? 19 20 तो हेमेटोपोइटिक। हेमेटोपोइटिक सेल मार्कर। यस बिल्कुल, स्टेम सेल्स का आपका CD 34 होता है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, बताया नहीं आपने। A woman undergoes abdominal surgery 10 years ago. Now she is diagnosed with HCC, thought to cause by Hep B. It is said that DNA and RNA viruses are oncogenes. Which of the following is caused by RNA virus? ये ज़्यादा आते हैं और हमेशा RNA का पूछा होता है, तो आपका जो है ना HTLV इसको कहते हैं, टी सेल ल्यूकीमिया कॉजिंग वायरस, टी सेल ल्यूकीमिया कॉजिंग वायरस। तो ये ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस टाइप 1 RNA वायरस टी सेल ल्यूकीमिया करा रहा होता है। ठीक है, तो टी सेल ल्यूकीमिया कॉजिंग वायरस भी आ रहा होता है, या HTLV भी ऑप्शन में दिया होता है। तो RNA वायरस से आपने याद यही रखना है, टी सेल ल्यूकीमिया कॉजिंग वायरस। ये मेडमॉक्स पे भी बहुत ज़्यादा था, और ये जो है ना AA में भी बहुत ज़्यादा था। आप लोगों ने AA कंप्लीट की है ना? वही कुछ कुछ सिस्टम जो रह गए बस वही, उसके अलावा डबल
फिर हो गया, हर चीज़ तो उधर से हो रही होती है आपकी, उधर के टेबल्स वगैरह से। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस टाइप 1 आरएनए वायरस टी सेल ल्यूकेमिया, ईबीवी डीएनए वायरस होता है, बर्केट लिम्फोमा और नेसोफेरेंजियल करवा रहा होता है। एचपीवी भी आपका डीएनए, ये स्क्वेमस कार्सिनोमा सर्वेक्स सर्वेक्स का, और फ्रेंजल भी एचपीवी कराता है। हैप बी डीएनए एचसीसी कराता है, और हैप ई आरएनए है, और वो हैप्पी आपको होता है, उनको जाने के नहीं होता। कैंसर जो आपका बी और सी करा रहा होता है वैसे। 156 a student observing a histological slide of a slight tubular structure with thick vascular wall and pseudostratified। इसमें से जो pseudostratified बस आपके यहाँ पे डेडमस और वास डिफरेंस की होती है। Tubular जो होता है, जो आपका कॉइल ट्यूबुलर होता है, तो ये आपका जो है ना कॉइल ट्यूबुलर टाइप होता है। और जो वास डिफरेंस की जो ना थिक वॉल होती है, और 3 लेयर्स होती हैं पूरी, और जो है वो थिक होती है बाकियों के निस्बत। तो ये वास डिफरेंस की दिया हुआ है इन्होंने। सो स्ट्रेटफाइड सिर्फ इन दोनों में, इधर यूरिटर की ट्रांजिशन सर्विस की जो है वो स्ट्रेटफाइड स्क्वेमस होती है। विच ड्रग कॉज malignant हाइपरथर्मिया, तो हेलोथेन। जो malignant हाइपरथर्मिया होती है वो आपको पता है कि एक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स की वजह से हो रहा, तो ये भी एक एमसीक्यू है। और रैपिड और स्वेयर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करता है, मसल रिजिडिटी हो जाती है, और जो आपकी बॉडी है वो हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट में चली जाती है। ठीक है, यहाँ हेलोथेन दिया हुआ है, लेकिन जो malignant हाइपरथर्मिया आपका सिस्टिन कोलिन भी करा रहा होता है, और सीवोफ्लोरेन भी करवा देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने हेलोथेन चूज करना है malignant हाइपरथर्मिया में। कोई मुझे malignant हाइपरथर्मिया का ट्रीटमेंट। फेड्रोलिन। ट्रोलिन। यस, 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 बिल्कुल, डेंट्रोलिन। अच्छा जी, देयर इज रिस्क ऑफ इन पेशेंट विच एनेस्थेटिक ड्रग कैन बी यूज्ड। अच्छा, जो है ना वोमिट और नोजिया का जो उन्होंने कहा रिस्क है, तो आप प्रोपोफोल यूज़ करते हो। एक तो इसका रैपिड एक्शन होता है, रैपिड सिडेशन कर रहा होता है ये, हवा पे करता है। और दूसरा इसका जो एक क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि ये जो है ना नोज़िया और वॉमिटिंग को डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये इसका एक वो फीचर है, तो इसके लिए इसको प्रोपोफोल हम देंगे। बाकी एनेस्थेटिक जो है वो नोज़िया वॉमिटिंग कम नहीं करते, जो इसका वॉमिटिंग के चांसेस को कम कर देता है। 159 है, अ पेशेंट है CLD, नो अदर कोमॉर्बिड द चॉइसेटिक, ये सिसाड्रिकोडियम। आप याद रखो, अगर CLD के पेशेंट को प्री ऑप एंजाइटी है, तो आप उसको फेंटेनिल और पेंटाजोसिन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इंडिकेशन है, और जो उसको मसल रिलैक्सेंट आप देते हो वो सिसा। ट्रीटमेंट ऑफ मर्सा इज वेंटोमाइसिन। और विच ड्रग मेक्स पेशेंट रेजिस्टेंट टू मसल रिलैक्सेशन, बस इतना कर लिए। तो वो आपकी माइस्थीनिया ग्रेविस होती है। आपको पता है माइस्थीनिया ग्रेविस में जो आपके NMJ फंक्शन होते हैं उसके उसमें आपके स्टाइल कोलिन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो उसको जो है ना डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ठीक है, तो वो आपके सेसिनाइल कोलिन वगैरह ने भी उधर ही जाके, जो मसल रिलैक्सेंट उसने भी उधर जाके अटैच करने। आपके डिक्रीज नंबर ऑफ रिसेप्टर्स ही हो जाए, एंटीबॉडी के डैमेज करने के बाद आपके रिसेप्टर्स बहुत कम रह जाते हैं, तो वहाँ पे बाइंड करने के लिए रिसेप्टर्स ही नहीं है, तो उसकी अफेक्ट नहीं आता, तो इसको कहते हैं कि इंक्रीज रेजिस्टेंस हो जाती है। 162 है, गैमा रेडिएशन स्टरलाइजेशन यूज टू स्टरलाइज विच इंस्ट्रूमेंट। जो गैमा रेडिएशन वो आपकी सिरिंजेस होता है गैमा रेडिएशन। ठीक है, 160 या पेशेंट हैज कंप्लेंट ऑफ हेडेक ड्यू टू हाई इंट्राक्रैनियल प्रेशर, CSF इज एग्जांपल ऑफ ट्रांससेलुलर। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा होता है, तो आप इस तरह याद रखो, ट्रांससेलुलर फ्लूइड जो आपका CSF होता है। 164 है, राइट हिमोनोमस हिमोनोपिया का ड्यू टू ऑप्टिक रेडिएशन। राइट होमोनोमस हिमोनोपिया, होमोनोमस हिमोनोपिया जो आपका ऑप्टिक रेडिएशन से, और हेट्रोनेमस हिमोनोपिया जो आपका ऑप्टिक क्याज्मा से होता है। अब जो भी ऑप्टिक क्याज्मा का जो आया था ना, उसमें हेट्रोनेमस लिखा ही नहीं होता, बाई टेम्पोरल हिमोनोपिया लिखा होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ना ये कंफ्यूज करता है, वो याद नहीं आ रहा होता। जो आपका हेट्रोनेमस हिमोनोपिया ना वो ऑप्टिक क्याज्मा में होता है, होमोनोमस हिमोनोपिया आपका जो ऑप्टिक रेडिएशन में होता है। ये वैसे मैं तो आप लोगों को एडवाइस करूँगी, मैंने तो 2-3 दफ़ा जो ना डिफरेंट ओकेजन्स पे निंजा नर्ड की वीडियो देखी थी, ये पूरा पाथवे जो था आपका। ठीक है, तो एक दफ़ा आप लोग ऐसे देख लो। और कोआगुलेशन तो ऐसे इतना मुश्किल नहीं है, तो इसकी तो मैंने बार बार देखी थी। ठीक है, और 165 है, मतलब कि CNS की मैंने काफ़ी देखी थी उसकी। अच्छा, 166 है, मैनेजमेंट ऑफ DVT इन अ वुमेन विद लेग पेन एंड स्वेलिंग। अच्छा, वारफरीन और एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल हम तब देते हैं जब, मतलब कि वारफरीन तब चांसेस हों, अभी जो है ना हम लोग उसको क्या कहते हैं उसको,
प्रोफाइलैक्सिस दे रहे हो, तो लेकिन इधर लेग पेन है, उसका मतलब उसको जो है डीवीटी डेवलप हो गया, तो आप उसको लोपरिन प्लस वारफरिन दोगे, कॉम्बिनेशन दोगे लोपरिन प्लस वारफरिन। इन प्रेगनेंसी यूट्रस साइज इंक्रीज ड्यू टू नॉर्मल फिजियो, यूट्रस साइज इंक्रीज होता है प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट साइज भी, तो वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल। तो कैसे करता है फिर ये यूट्रस साइज? लाइसोसोम। ये स्लाइसोसोम्स जो है रिग्रेस कर जाता है। 168 या हाइपरकैल्सीमिया लीड्स टू व्हिच अफेक्ट सिस्टोलिक अरेस्ट। कैल्शियम कैल्शियम जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करा रहा होता है, तो हाइपर है तो वो सिस्टोलिक अरेस्ट करा देगा, तो और जो हाइपर कलीमिया है वो आपका डायस्टोलिक अरेस्ट करा देगा। 169 पेशेंट विद पीएच 7.12, तो ये आपका एसिडोसिस है। पीसीओ 645 से ज़्यादा है, ये आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। बाइकार्ब 1922 से कम है, ये भी आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। कॉज इज मिक्स्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मिक्स है दोनों का एसिडोसिस हो रहा है, ठीक है। कैबरगुलिन मैकेनिज्म डोपामिन एगोनिस्ट है कैबरगुलिन। अच्छा, ये मतलब डोपामिन। अच्छा, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर इज, अच्छा हम हर जगह एमसीक्यू में पढ़ रहे होते हैं कि एंगल ऑफ रिब, इधर उन्होंने मजीद स्पेसिफिक कर दिया है, जस्ट एंटीरियर टू एंगल ऑफ रिब। ओके, जस्ट एंटीरियर टू एंगल ऑफ रिब इन एसएलई नेफ्राइटिस ट्रीटमेंट गिवन विल बी, इसमें और साथ ऐसे थायोप्रिन प्रेनिसोप्रिन जो एसएलई नेफ्राइटिस लूपस नेफ्राइटिस जो है आपका, उसमें प्रेनिसोलोन देते हैं प्लस एज़ाथायोप्रिन। ठीक है, ये आपका हो गया है। आज हम लोग लेट स्टार्ट किया था, तो फिर भी 6:45 पे पेपर आपका खत्म हो गया। ठीक है, कोई रिपीट करना है, कोई क्वेश्चन है, कुछ एनीथिंग, कुछ पूछना है? 110 रिपीट कर दें प्लीज। और अगर हम करते हैं तो कितने एमसीक्यू सही होने चाहिए, इधर हमें लगे कि तैयारी अच्छी है। अच्छा मैडम, डॉक्टर आलिया 110। हाँ जी, वो मैं वो उन्होंने क्वेश्चन पूछा मैंने, वो अच्छा 110 है। मैं आपको बताती हूँ डॉक्टर बतावा। अच्छा, एंड डायबिटिक आईपीवी टेस्ट शोज फीलिंग डिफेक्ट। अच्छा, आईपीवी जो है ना वो आई थिंक गैलियम देते हैं कुछ, जो है ना वो फ्लूइड दे रहे होते हैं फीलिंग डिफेक्ट देख, वो फीलिंग देखने के लिए ना कहाँ तक हो रही होती है। फीलिंग जहाँ पे जाके रुक जाती है ना, तो वहाँ पे स्टोन वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन का फीलिंग डिफेक्ट ये होता है कि वो गैसेस के अपर यूनिट ट्रैक में मोस्टली, तो गैसेस जो है नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन होता है, ये आपका ईपीएन जो है एम्फिसिमेटस पोलिनेफ्राइटिस, ये आपका नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन होता है, तो ये ना और ये नॉर्मली डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा होता है ना, ये गैस प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो ये आपके जो पेल्विस और यूरेटर वगैरह में ना गैसेस बबल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो इसकी वजह से जो है ना ये फीलिंग डिफेक्ट आता है। तो वो फीलिंग डिफेक्ट जो है ये करेक्टरिस्टिक फीचर ही ईपीएन का है, एम्फिसिमेटस का है, ठीक है। तो यही इन्होंने बस लिखा हुआ है, फीलिंग डिफेक्ट इसीलिए हो रहा होता है, ठीक है, समझ आया आपको? जी जी, थैंक यू। ठीक है। अच्छा डॉक्टर मुख्तावर, मैं